हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो आपको 13 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 13 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा खासा शेयर किया तो हो सकेगा मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी ले आऊँगा, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री है जो क्लास 10 की, वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 से 5 तक हमको कितने बहुविकल्पी तैयार करने, तो भाई मैं आपको बताऊंगा 70 बहुविकल्पी। कितने? 70। अब इन 70 बहुविकल्पी प्रश्नों में मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में हम लोगों को केमिस्ट्री में 6 MCQ आने हैं जो कि OMR सीट में भरने हैं, ठीक है। अब ये 6 MCQ मैं आपको किस प्रकार से बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये 70 MCQ मैं आपको बताऊंगा, और चैप्टर 1 से लेकर 5 तक। अगर आपने केमिस्ट्री के 70 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए, जिसको हम MCQ भी कहते हैं, तो ये समझिएगा 70 से बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक है। ये पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 से हमने लिया सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपके एग्जाम में भाई साहब जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं वो टोटल 20 आने वाले हैं, और ये आपके 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर के बहुविकल्पी 20 आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपके 6 आएंगे केमिस्ट्री के। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा गया कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, तप्त निकिल मतलब कि थोड़ा सा गर्म हो। अब ये निकिल का मतलब है Ni, तो तप्त निकिल की चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखिए इसमें से पहला आपका दे रखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा दे रखा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा दे रखा है ऊष्मीय वियोजन, और चौथी दे रखी है आपकी ऊष्मीय अपघटन। अब आपको बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन इसका क्या है, ठीक है। देखिए राइट ऑप्शन क्या है इसमें से, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो तप्त निकिल है ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, भाई साहब ये एथिलीन, यानी कि जब हम लोग निकिल की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका इसका दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला आपका है कि भाई साहब लेड नाइट्रेट का, जो आपका लेड नाइट्रेट होता है जिसको हम लोग पीबी कहते हैं, ठीक है, जो आपका लेड होता है इसको हम लोग पीबी कहते हैं। तो मतलब कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहला दे रखा है PbNO3, दूसरा दे रखा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा दे रखा है PbNO2 का होल ट्वाइस, और चौथा दे रखा है PbO। इसमें से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका रासायनिक सूत्र होगा PbNO3, यानी कि लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका PbNO3। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात है। अब आपको मैं बता दूं जो आपका H2O होता है जल, अब जल को हो सकेगा किसी को सूत्र ना पता हो, लेकिन जल का सूत्र होता है भाई साहब H2O। तो अगर आप देखेंगे H2O का जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो जायज सी बात है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:1। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे 1:1, 4:1, 1:2, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो आपका जल होता है इसका सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा, 2:1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि तेल के नमूने को लंबे समय तक, अगर कोई तेल का पदार्थ है, अब तेल का नमूना मतलब यह है कि कोई खाद्य पदार्थ है जो कि तेल से बना हुआ है, ठीक है।
मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ ले लो जिसमें तेल हो, ठीक है, तो तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए, अब तेल का मतलब कोई खाद्य पदार्थ ही होगा, आपकी सब्जी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें तेल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो मतलब कि कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकता है, तेल का कोई भी खाद्य पदार्थ, उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, जितनी भी आपकी नमकीन आती हैं, ये इनमें सभी में क्या पड़ा हुआ होता है, तेल। तो इनको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए आखिर में क्या किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हो आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हीलियम अथवा नाइट्रोजन। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? मतलब कि तेल के नमूने को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा हीलियम तथा नाइट्रोजन। यानी हीलियम और नाइट्रोजन ऐसी गैसें होती हैं जिससे कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसमें तेल मिला हुआ है उसको हम लंबे समय तक बनाए बचाकर रख सकते हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको पहचानना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको पता है तो आप ये ऑप्शन दे पाओगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जो विलयन है, इसमें अगर हम कॉपर धातु डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन बताइए क्या होगी, अभी बताऊंगा। ठीक है, अगला दे रखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl। ठीक है, अब MgCl के विलयन में अगर हम लोग एल्युमिनियम यानी Al की धातु डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगी? अब अगला देखिए, अगला हमारा कि फेरस सल्फेट यानी FeSO4। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। तो FeSO4 के विलयन में हम लोग सिल्वर धातु, अब सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? Ag। तो अगर हम लोग Ag को फेरस सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है आपकी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग भाई साहब विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विस्थापन, ठीक है, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे प्रतिस्थापन की जगह विस्थापन आ जाए तो आप लोग समझ लेना वो विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही बात है। ठीक है, अगला दे रखा है 4 नंबर ऑप्शन की सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर धातु। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमने 4 ही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट जो आपका होता है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। अब इस विलयन में जब हम लोग कॉपर धातु डालेंगे तो ये आसानी से विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अभी क्यों होगी? क्योंकि भाई साहब सक्रियता श्रेणी में कॉपर धातु सिल्वर से ऊपर आता है। सिल्वर जो कि हमारी चांदी होती है नीचे आती है और ये कम क्रियाशील होती है, जबकि कॉपर क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को हटा करके स्वयं आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। आप लोगों ने घर में देखा होगा, ठीक है, जो आप लोगों के घर में देखा होगा जो अंगूठी वगैरह आती हैं, ठीक है, चांदी की तोड़ियां वगैरह आती हैं, इनमें क्या होता है कि चांदी की कोई भी आप लोग ज्वेलरी आती है चांदी की और सोने की, तो इसमें आप लोग देखते हो कि सोने के ऊपर हरी परत सॉरी सोने नहीं तांबे, तो तांबे के ऊपर क्या कह सकते हो? हरी परत चढ़ जाती है और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? मतलब कि जो चांदी होती है हल्की हल्की काली होने लगती है और तांबा हल्का हल्का हरा होने लगता है। तो ये क्या होता है? ये कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन दे रखा है उदासीनीकरण। एक बात याद रखना, जितनी भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको जरूर वो चीज़ आपके आसपास देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। अब यही चीज़ आपको आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनमें से राइट ऑप्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका योगात्मक अभिक्रिया या संचारण या फिर ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका संचारण अभिक्रिया। यानी कि जो आपकी संचारण अभिक्रिया होती है इसके कारण ही जो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और आपका जो चांदी होता है इसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, संचारण में क्या होता है कि जो संचारण की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें से कोई भी आपकी धातु जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक समय तक बनी रहती है, जिससे कि उसके ऊपर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन आ गया तो आप संचारण पर टिक लगा देना। ठीक है, वैसे संचारण की डेफिनेशन भी आती है, अगर आप डेफिनेशन समझे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन डेफिनेशन के तहत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो आपका कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है यानी कि CaSO4, कॉपर सल्फेट को हम लोग CaSO4 भी कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट यानी CaSO4 के विलयन में जब हम लोग लोहे का मतलब होता है Fe, तो लोहे का टुकड़ा जब डालते हैं तो भैया जो कॉपर होता है फेरस सल्फेट बनता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान से समझना एकदम, ये रिएक्शन ये कहना चाह रही है कि जो आपका कॉपर सल्फेट यानी CaSO4 ये विलयन है। अब इस विलयन में हम लोग Fe धातु डाल देते हैं, ठीक है। तो ये Fe क्या आ जाता है, Ca को हटा देता है और खुद आ जाता है FeSO4 बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये रिएक्शन आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपका दे रखा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय उपघटन अपघटन अभिक्रिया। बट इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। ये आपका होता है अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो देखिए NH3 व HCl बनते हैं, बट जब हम लोग इनको पुनः ठंडा करते हैं ना पुनः, तो ये भाई साहब दोबारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा दे रखा है ऊष्मीय वियोजन, तीसरा दे रखा है प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन, चौथा दे रखा है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा NH3HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका अमोनिया बनेगा। लेकिन अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब पुनः गर्म करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो आपका जंग होता है, अब जंग किस में लगती है, जंग लोहे में लगती है, तो लोहे के ऊपर जो आपको भूरी भूरी परत दिखाई पड़ती है ना, उसको हम लोग कहते हैं जंग। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या FeCO3 होता है, क्या Fe2O3 XH2O होता है, या फिर Fe2O2 होता है, या फिर FeCO3 या फिर FeCO3 XH2O होता है, ठीक है। इनमें से जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है बताइएगा। तो इनमें से राइट ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका कि Fe2O3.XH2O इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी Fe2O3 XH2O जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि भाई संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर, अब संगमरमर एक प्रकार का क्या होता है, पत्थर होता है। संगमरमर ये आप संगमरमर लिख लीजिए यहाँ पर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर यहाँ लिख लीजिए, संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। इनमें से राइट ऑप्शन क्या है, इनमें से राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का सबसे टॉप क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको जरूर से तैयार करके जाना। अब इसमें कुछ है नहीं लेकिन काफी बार पूछा गया है और NCERT का भी है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड, यानी फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम आपस में क्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और लोहा बाहर निकल जाता है। तो देखिए लोहा क्या, जो आपका एल्युमिनियम हो रहा है लोहा को बाहर फेंक दे रहा है। तो मतलब कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील को बाहर फेंक देता है उसी के विलयन से, तो ये क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। देखो ना इसमें एल्युमिनियम ने Fe को निकालकर बाहर फेंक दिया और खुद आ गया भाई साहब Al2O3। देखिए ना यहाँ पर Fe2O3 था, यहाँ पर आ गया Al2O3, Fe बेचारा बाहर निकल गया, इधर आ गया, ठीक है। तो मतलब ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला दे रखा संयोजन, दूसरा दे रखा द्विविस्थापन। तो ध्यान से समझना, ये द्विविस्थापन अलग होता है और प्रतिस्थापन अलग होता है। देखिए द्विविस्थापन अलग हो जाता है केस एकदम, विस्थापन और प्रतिस्थापन एक ही होता है। समझ में आ गया, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी नहीं है,
कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं कह रहा है। तो देखिए इनमें से बहुत सारी रिएक्शन दे रखी, बहुत सारी अभिक्रियाएं दे रखी हैं। पहली दे रखी है कि PCl5 यानी फास्फोरस क्लोराइड आपका क्या बनाता है, ये पेंटाक्लोराइड है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका PCl3 प्लस HCl2 गैस बनता है। इसके बाद देखिए जिंक H2SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब नाइट्रोजन आपकी जुड़कर H हाइड्रोजन के साथ NH3 अमोनिया बनाती है। अब ये KClO3 जो कि आपका है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, देखिए सबसे पहले आपको बता रहा उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। देखिए ये जितनी भी आपकी इस प्रकार से दे रखी है ना, इस प्रकार से जिनमें दोनों तरफ निशान यानी कि जिनमें दोनों तरफ रिएक्शन होती है, यानी दोनों तरफ जो रिएक्शन होती है वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जिसमें एक तरफ होती है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल अभिक्रिया होती है। समझ में आ गया। तो देखिए इनमें से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें से आपकी नॉर्मल अभिक्रिया दिख रही है। बाकी तो सारी उत्क्रमणीय हैं, लेकिन इसमें एक तरफ रिएक्शन हो रही है, मतलब कि ये आपकी कैसी है, एक नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल अभिक्रिया है, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु का मतलब होता है नमी में संचारित नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु होती है जो आपकी नमी में संचारित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर लोहा, सोना, चांदी या फिर तांबा। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका होगा सोना। यानी कि जो सोना होता है, सोना ये आपका क्या होता है, नमी में संचारित नहीं होता है। क्योंकि ये क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई साहब सोना जो होता है ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है, यानी कि ये आसानी से क्रिया नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा होता है आपका बाहर पड़ा रहेगा, बट आप सोना को कभी बाहर मत डालना। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर आप सोना को बाहर डाल देंगे 2 से 3 एक महीने के लिए, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया, वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। लोहा कर लेता है, चांदी भी हल्का हल्का कर लेता है, तांबा भी कर लेता है। चांदी और सोना ये कम करते हैं, बट उस चांदी से भी कम आपका सोना करता है। तो सोना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से नमी में संचारित नहीं होने वाली धातु कौन सी है, सोना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको मैंने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट करना, इसका पार्ट 2 मैं जरूर लेकर आऊँगा। पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के 20 प्रश्नों को भी पढ़ लिया मेरे द्वारा बताए गए, तो उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आने वाला, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।